हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी बताने वाली हूँ और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके मेन फीचर्स को भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर के आती हूँ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के आती हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स के वीडियो के बारे में जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है मीनिंग ऑफ कंपनी, जो है वो है नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। यूनिट 1 इको 08 का यूनिट 1 है नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। उसका है पॉइंट नंबर 1.2 डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी एंड 1.3 मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो चलिए दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी: द टर्म कंपनी implies an association of a number of persons for some common object or objects. In fact, the purpose for which people may wish to associate are multifarious, but the term company is normally reserved for those associated for economic purpose, that is to carry on a business or gain. तो जो टर्म है, जो वर्ड है कंपनी, वो एक एसोसिएशन है जिसमें कि बहुत सारे लोग जो है, एक कॉमन लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, उसके तहत वो काम करते हैं। मीन्स कंपनी में क्या लोग क्यों काम करते हैं? जाहिर सी बात है, बिज़नेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। तो बहुत से लोग जो एक ही ऑब्जेक्ट्स के साथ एक ही मकसद से काम करते हैं एक एसोसिएशन में, उसको कंपनी बोला जाता है। जिसके लिए क्या होता है, जो पर्पस होता है वो लोगों का, वो है कि वो चाहते हैं कि पूरा मतलब उनका कब्जा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, अपने इकोनॉमिक पर्पस को मतलब फुलफ़िल करना चाहते हैं, बिज़नेस कैरी करना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं। पार्टनरशिप्स ऑफन डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज ए बी सी एंड कंपनी। तो पार्टनरशिप जो है वो ऑफन डिस्क्राइब होता है, खुद को करता है ए बी सी कंपनी, मीन्स जो भी कंपनी का नाम है। However, this does not make the firm a company in the legal sense of the word. तो इससे कोई भी फर्म जो है, कोई भी कंपनी जो है, फर्म और कंपनी जो भी है, वो एक लीगल सेंस में कोई एक वर्ड नहीं बन जाता है। they are only indicating that there are other persons in the association. उससे सिर्फ ये पता चलता है कि इस एसोसिएशन में और भी लोग हैं, आप अकेले नहीं है। कोई भी मतलब पार्ट हो, कोई भी आप अकेले कोई भी चीज़ का बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं। तो ये बताता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं उसी सेम ऑब्जेक्ट के साथ जो काम कर रहे, सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो काम कर रहे, सेम उन लोगों का सेम मकसद है जो आपका मकसद है, वो बताते हैं। इन लीगल टर्मिनोलॉजी, a company means a company incorporated or registered under the Companies Act 1956 or under any of the earlier Company Act. Section 3(1) of the Companies Act 1956 states that the company means a company formed and registered under the act or an existing company. तो क्या हो गया, एक लीगल टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो कंपनी ऐसा होता है जो इनकॉर्पोरेट हो और साथ ही साथ रजिस्टर्ड हो कंपनीज़ एक्ट 1956 के तहत, या तो उससे पहले जो भी कंपनीज़ एक्ट थे उसके तहत वो अगर कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड के साथ साथ रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर वो है तो वो कंपनी कहलाएगा। तो जो सेक्शन 3(1) जो कंपनीज़ एक्ट है, उसमें कंपनी को बोला गया है कि जो कंपनी है वो फॉर्म किया जाता है और जो रजिस्टर्ड किया जाता है उस एक्ट के तहत या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के तहत। An existing company means a company formed and registered under any of the previous Companies Act. तो वही हुआ, जो एग्जिस्टिंग कंपनी होता है वो उसमें क्या होता है, जो कंपनी है वो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड होता है कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, मीन्स 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट है, उसके पहले जो भी कंपनीज एक्ट थे उसके तहत जो भी कंपनी फॉर्म किया गया है, बना है और साथ ही साथ रजिस्टर्ड हुआ है, उसको कंपनी बोल सकते हैं।
This definition, however, is not exhaustive because it does not reveal the characteristics of a company. तो ये जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नहीं बताया गया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि अगर आपको कंपनी है, कंपनी का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि आप जो कंपनी फॉर्म करते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और साथ ही साथ इनकॉर्पोरेटेड या जो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेन कंपनीज एक्ट 1956 है, उससे पहले जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत सिर्फ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें कंपनी का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बताया गया है, तो इसीलिए ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है। अ कंपनी इज़ कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन the large number of members who constitute the company are legally merged into one body which has a distinct identity of its own। तो जो कंपनी है उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक कॉन्सिक्वेंस है इनकॉर्पोरेशन का, जिसमें कि जो मेंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मीन्स कंपनी बनाना है तो एक मेंबर से तो कंपनी बनेगा नहीं, बहुत सारे लोगों की उसमें आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे लोग जो है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो कंपनी को बनाते हैं, जो कि लीगली मर्ज होता है वन बॉडी में। बहुत सारे लोग मिल करके बनाते हैं जिसमें कि सबका एक अलग आइडेंटिटी होता है। मीन्स एक कंपनी को बनाने के लिए सिर्फ एक लोग नहीं, कई सारे लोग का ज़रूरत पड़ता है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं सबका खुद का एक अलग आइडेंटिटी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी में 20 लोग हैं, 20 लोग एक ही काम कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी कंपनी में 20 लोग हैं तो कम से कम नहीं भी तो आपकी कंपनी में 10 तरह के अलग अलग काम ज़रूर होंगे, तभी 20 लोग हैं। एक काम के लिए आप 4 आदमी को हायर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी बड़ा है तो आप 4 आदमी को हायर कीजिए एक चीज़ के लिए, बट अगर आपके सपोज़ कीजिए 20 लोग हैं आपके कंपनी में, तो आप 20 को एक काम के लिए नहीं रख सकते। 20 है तो 20 का सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कोई का मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई का सेलिंग डिपार्टमेंट है, कोई का रॉ मटेरियल्स में क्या क्या ज़रूरत होता है, कोई फिर मार्केटिंग का, कोई प्रोडक्शन का, प्रमोशन का, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा है इट्स लीगल फॉर्म, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो लीगल फॉर्म में देखा जाता है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया। इट हैज़ ए सेपरेट आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका में क्या होता है कि सबका जो है अपना अपना एक आइडेंटिटी होता है, सब इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। दिस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज़ इंटाइटल्ड टू मैनी राइट्स एंड इंक्योर्स मैनी लायबिलिटीज़ लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग। तो जो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे लायबिलिटीज़ भी होते हैं जैसे कि कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के होते हैं। अ कंपनी कैन बी डिफाइंड बाय लॉर्ड जस्टिस लिंडले एज फॉलोज। एज ए कंपनी इज meant association of many person who constitute money or money is worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit and loss as the case may be arising therefrom। तो जो कंपनी होता है उसमें क्या होता है, जो लोगों का एसोसिएशन होता है, जो लोगों का ग्रुप होता है, उसमें क्या करता है कि लोग जो अपना पैसा को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो स्टॉक चाहिए, जो एम्प्लॉय चाहिए, उसमें जो भी मेन अगर हेड हो गया तो वैसे, अगर पार्टनरशिप में है तो सब लोग इक्वली या जो भी रेशियो में सब अपना कैपिटल लाते हैं। अगर मेन एक ही हेड है, एक ही बॉस है, तो वो अपना क्या करेगा, कैपिटल में अपना इन्वेस्ट करेगा, कोई स्टॉक में अपना इन्वेस्ट करेगा और साथ ही साथ एम्प्लॉय में भी इन्वेस्ट, मतलब एम्प्लॉय को भी देगा, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी बिज़नेस हो। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए उसमें अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट या लॉस हुआ तो लॉस कुछ भी होगा तो वो सबके साथ उसमें शेयर किया जाता है। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज़ डेनोटेड इन मनी एंड इज़ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो जो कॉमन स्टॉक है वो जो कंट्रीब्यूट हुआ है वो डोनेट होता है मनी में, मतलब डोनेटेड इन मनी, और उसका जो कैपिटल होता है कंपनी का। तो जो भी कॉमन स्टॉक है उसको कंट्रीब्यूट ज़रूर किया जाता है मनी में, कैपिटल में, जो भी कंपनी का कैपिटल है उसमें। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इट और टू होम इट बिलोंग्स आर कॉल्ड मेंबर। तो जो ऐसे लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को कंपनी के लिए, या तो जिसके जो बिलोंग करते हैं उस, मतलब जो कंट्रीब्यूट किए जो बिलोंग करते हैं वो मेंबर्स हो जाते हैं, मीन्स मेंबर्स होते हैं।
अब मेंबर है तभी आप कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, आपका लॉस और प्रॉफिट का शेयर होगा। अगर आपका कंपनी में कोई मेंबर आप नहीं हैं तो आपको किसी भी तरह का ना शेयर मिलने वाला है, ना आप कोई भी तरह का आपका कैपिटल आपको देना पड़ेगा, कंपनी को कंट्रीब्यूट नहीं करना है। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल एंड दो द राइट टू ट्रांसफ़र दैम इज़ ऑफन मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड। तो शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, पर ट्रांसफ़र करना कम ज़्यादा नहीं भी तो रेस्ट्रिक्टेड होता ही होता है। मीन्स हर वक्त राइट नहीं दिया जाता है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। अनदर गुड डेफिनेशन हैज़ बिन गिवन बाय चीफ जस्टिस मार्स all. According to him, a company is a person, artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. तो जो कंपनी है वो एक पर्सन है, एक लोग है, क्योंकि उसके पास भी उतना ही राइट्स उतना ही लायबिलिटी होता है जो एक नॉर्मल पर्सन के पास होता है। आर्टिफिशियल है, मीन्स कोई लिविंग बींग्स तो है नहीं। सर इनविजिबल है क्योंकि कोई देख तो सकता नहीं है कंपनी को, मीन्स एक नाम है लेकिन कंपनी को तो देखा नहीं जाता। इंटेंजिबल है, उसको देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है कि हाँ कंपनी है। और ये जो है वो सिर्फ एक लॉ के आँख में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें सारा फीचर्स मतलब सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो डेफिनेशन है वो सारा कुछ लॉ के अंतर्गत होता है। जो कंपनीज एक्ट है वो एक तरह का क्या लॉ ही है ना एक, तो वो लॉ के अंदर में जो एग्जिस्ट करता है उसको कंपनी बोला जाता है। बीइंग अ मेयर क्रिएचर ऑफ लॉ, इट पोजेसेस only those properties which are chartered for its creation confers upon it, either expressly or as incidental to its very existence. तो जब मेयर क्रिएचर होता है लॉ का, तो ये क्या करता है, उसके जो ये मतलब इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्रिएशन होते उसके अगर या तो एक्सप्रेस करता है या तो इंसिडेंटल होता है। मीन्स एक्सप्रेस कर दिया ने के लिए भी होता है, साथ ही साथ इंसिडेंशियल कुछ भी हो सकता है। According to Lord Henry, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate identity with a perpetual succession and a common self. तो जो कंपनी है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जहाँ पे क्या होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो क्रिएट होता है लॉ के द्वारा, जिसमें कि सबका खुद का एक अलग आइडेंटिटी होता है, अपना सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन होता है, सारे सारे कॉमन सील होता है। From the above definition, it is clear that the company has a corporate and a legal personality. It is an artificial person and exists only in the eyes of law. It has an independent legal identity, a common seal and a perpetual succession. तो जितने सारे डेफिनेशन दोस्तों ये बात तो क्लियर होगी कि जो कंपनी है वो एक मतलब कॉर्पोरेट और लीगल पर्सनैलिटी है, साथ ही साथ ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सिर्फ लॉ के मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसका कि एक अलग आइडेंटिटी होता है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होता है, कॉमन सील होता है और साथ ही साथ परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो ये सारे जितने भी डेफिनेशंस थे कंपनी के, वो सारे डेफिनेशंस को आप लोगों को याद करना, सारे डेफिनेशंस को आप लोगों को समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ एक डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलने वाला है। आपको सारे के सारे डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना, अच्छी तरह से समझ के जाना और सारे डेफिनेशंस को लिखना है। नहीं भी तो कम से कम कोशिश कीजिए 3 से 4 डेफिनेशन ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं इसके जो फीचर्स है उसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला बात करते हैं क्रिएशन ऑफ लॉ। अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू फॉर्म द कंपनी एंड बिकम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कैरिंग ऑन अ लॉफुल बिजनेस फॉर प्रॉफिट। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस वैन इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो जो कंपनी होता है वो पर्सनस का एसोसिएशन होता है जो कि एग्री करते हैं कंपनी के, मतलब जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए एग्री करते हैं, कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार होते हैं, मेंबर बनते हैं। फिर साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स है, मतलब मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, उनका एक ऑब्जेक्ट होता है कि मतलब बिज़नेस को लॉफुल तरीक़े से वो कैरी कर सके और साथ ही साथ पैसा भी अर्न कर सके, मीन्स प्रॉफिट गेन कर सके। और ये तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब उसको कोई भी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया, या तो कंपनीज एक्ट 1956 या तो उससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे उसके तहत। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इन द आइज ऑफ लॉ अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट हैज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी। तो लॉ के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जो फॉर्म और रजिस्टर्ड होता है कंपनीज एक्ट के तहत, उसका एक अलग ही अपना लीगल आइडेंटिटी होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कंपनी इज ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इन रियलिटी नो सच नेचुरल पर्सन एग्जिस्ट।
तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, कंपनी को जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से ट्रीट किया जाता है, पर रियलिटी में क्या होता है कि कोई नेचुरल पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज़ इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड विदाउट एनी फिजिकल और नेचुरल एग्जिस्टेंस। तो ये क्या है, इनविजिबल, इसको देख नहीं सकते, साथ ही साथ इंटेंजिबल भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसका कोई भी फिजिकल या नेचुरल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। Although a company is a legal person having a nationality and domicile, it is not a citizen. तो उसका एक लीगल पर्सन होता है कंपनी, पर फिर भी क्या वो कोई एक सिटीजन तो नहीं है ना, क्योंकि वो ना इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है, कोई इसका फिजिकल और नेचुरल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो वो सिटीजन तो कहलाएगा नहीं, बट एक लीगल पर्सन ज़रूर कहलाता है। द लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी हैज़ नॉट described by the Supreme Court of India in Tata Engineering and Locomotive Company Limited versus State of Bihar as follows। तो जो लीगल स्टेटस है वो दिया हुआ है। The corporation in law is equal to a natural person and has a legal identity of its own। तो इसके बारे में जो दिया हुआ है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको फीचर्स जानना है, तो चलिए फीचर्स के बारे में ही डिटेल में जानते हैं। केस स्टडी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। A major advantage enjoyed by a company is that the liability of its member is limited. You can later on study that on the basis of liability, companies may be classified as company limited by shares and company limited by guarantee। लेकिन हाँ, अगर आपको केस स्टडी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिटेल नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको केस स्टडी के बारे में भी एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो जिससे लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं, तो जो मेजर एडवांटेज होता है किसी भी कंपनी का वो ये है कि जो उसका लायबिलिटी होता है कोई भी मेंबर्स का वो लिमिटेड होता है, उसको कोई एक्सटेंड नहीं किया जाता, मीन्स बहुत ज़्यादा लायबिलिटी नहीं दिया जाता है कंपनी के मेंबर को। आपको ये डिटेल में बाद में पता लगेगा कि लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को कैसे डिफ़ाइन किया, मतलब क्लासिफाई किया जाता है। नेम बता दिया जा रहा है, पर आपको डिटेल में इसके बारे में बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहला, कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन द केस ऑफ फॉर्मर, द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय हिम। तो फॉर्मर के केस में देखा जाए तो जो लायबिलिटी होता है कोई भी मेंबर का या हर मेंबर का कंपनी में, वो लिमिट में होता है, जो अमाउंट ऑफ शेयर्स वो सब्सक्राइब किया है उस हिसाब से। If the member have paid full amount of the face value of the share subscribed by him, his liability shall be nil and he cannot be asked to contribute anything more। अगर मान लो कोई भी मेंबर पूरा अमाउंट दे देता है फेस वैल्यू का, जो शेयर्स वो सब्सक्राइब किया है, तो उसका जो लायबिलिटी होगा वो नील हो जाएगा, उसको कोई भी कंट्रीब्यूशन देने का आगे ज़रूरत नहीं है। मतलब आगे में जो उस टाइम पे उसको कोई भी मतलब कोई भी तरह का कंट्रीब्यूशन देने का ज़रूरत नहीं है। Similarly, in the case of a company limited by guarantee, the liability of the members is limited up to the amount guaranteed by a member। तो गारंटी के केस, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में क्या होता है, जो लायबिलिटी होता है मेंबर का वो सिर्फ उस तक सीमित है जो अमाउंट वो मेंबर गारंटी किया है। मतलब जो शेयर का केस में होता है कि अगर वो पर्सन या मेंबर जो है अगर वो अपना शेयर का फुल अमाउंट में फेस वैल्यू पे कर दिया है तो उसको किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करने का ज़रूरत नहीं होता, उसका लायबिलिटी नील हो जाता है। और साथ ही साथ गारंटी के केस में होता है जो लायबिलिटी होता है मेंबर का वो उस मेंबर के गारंटी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। द टर्म परपेचुअल सक्सेशन मीन्स द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। मीन्स ऐसा नहीं कि आप आज कंपनी स्टार्ट कीजिए, आप 4 दिन बाद, 1 हफ्ता, 1 महीना बाद आप कंपनी बंद कीजिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। The existence of the company is not affected by reasons such as insolvency, death, unsoundness of mind of its member। तो जो कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कंपनी का दिवालिया हो गया है, कंपनी का डेथ हो गया है, कोई भी तरह का अनसाउंडनेस माइंड हो गया, किसी भी मेंबर का है, कोई मेंबर का डेथ हो गया, किसी भी तरह का कुछ भी हो, उससे कंपनी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। द कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, उसको लॉन्ग रन में रहना चाहिए। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन। मीन्स लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर काम चलता रहेगा। तो वही इसमें है कि मेंबर्स आते जाते रहेंगे, पर कंपनी कभी रुकना नहीं चाहिए। इवन इफ ऑल द members of a company die, the legal existence of the company will not come to an end।
अगर कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो मर भी जाते हैं तो भी कंपनी को लीगल एग्जिस्टेंस बनाए रखना, और कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो एंड नहीं होता है। गोवर पुट इट वेरी interestingly when he says that even a hydrogen bomb cannot destroy a company, but this does not mean that the company can never come to an end। तो क्या बोला गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी एंड हो जाएगा। You learn that a company is a creation of law. It can also be brought back to an end by the process of law। हाँ, कंपनी जो है वो लॉ का क्रिएशन होता है। अगर आपको कंपनी को एंड करना है तो आप लॉ के तहत जैसा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत आप अपना कंपनी को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो जो शेयर्स होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वो पूरी तरह से फ्रीली ट्रांसफरेबल है। A shareholder can transfer his shares to any person without the consent of other members। तो जो शेयर होल्डर्स होता है वो इजीली अपना शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी पर्सन को बिना दूसरे मेंबर के कंसर्न के, बिना किसी दूसरे मेंबर के परमिशन के या बिना पूछे वो कर सकता है। अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इवन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बट इट कैन नॉट ऑल टुगेदर स्टॉप इट। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत क्या होता है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का, पर वो पूरी तरह से इसको स्टॉप नहीं कर सकती है। अब बात आती है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो डोंट वरी, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो ला करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी। अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पोजेसिंग fully paid up shares is at liberty to transfer his shares to anyone he likes in accordance with the manner provided for in the article of association of a company। तो जो शेयर होल्डर होता है कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होता है, पोजेस करता है, उसका जो लिबर्टी होता है जो शेयर ट्रांसफ़र करने का वो कोई भी कर सकता है। मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोवाइड किया गया कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उसके तहत कोई भी उसको प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी मैनर में प्रोवाइड किया जा सकता है। हाउएवर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स। फिर भी क्या होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं शेयर्स के ट्रांसफ़र में। Next, a common seal. In view of the fact that a company is an artificial person and cannot sign its name on a contract, every company is required to have its own seal। ये जानते हुए कि जो कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर फिर भी जो कंपनी है वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर नहीं सकती है, उसको एक कॉमन सील का ज़रूर पड़ता है। द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इट एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है किसी भी कंपनी के लिए। अ मेटेलिक सील शुड बी यूज्ड। मेटेलिक सील को यूज़ करना चाहिए। Every company must have a common seal with its name engraved on the same। तो सभी कंपनी के कॉमन सील होना चाहिए जिसमें उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, नाम होना चाहिए। द सील एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो जो सील होगा वो एक सिग्नेचर होगा कंपनी का। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ नॉट बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। तो जो डॉक्यूमेंट कॉमन सील नहीं बियर करता है कंपनी का, उसको कंपनी बाइंडिंग अप नहीं किया जा सकता, उस कंपनी का बाइंड अप नहीं हो सकता है। अब लास्ट है मे sue और बी sued। एज juristic पर्सन अ कंपनी कैन sue और बी sued इन इट्स ओन नेम। तो कंपनी जो है वो किसी को भी शू कर सकती है या खुद भी शू हो सकती है कंपनी के नेम पे, अपना खुद का कंपनी का जो नाम है उस नेम पे हो सकती है। दिस इज़ सो बिकॉज द कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। वो ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी का अपना खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। अ कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स अगेंस्ट others and it can be sued by other if it commits a breach of contract। तो जो कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है, ठीक है, और उसके बाद उसको इन्फोर्स किया जाता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है दूसरे के तहत उसके। अगर मान लो कोई भी तरह का कुछ अगेंस्ट में वो काम किया है, कोई गलती की है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको शूट किया जा सकता है कोई भी और। अगर कोई गलती किया, मान लो दूसरा कंपनी को लगा कि गलत है, या कोई भी कॉपी किया कोई चीज़ का बिना परमिशन के, कॉपीराइट जैसे होता है,
तो वैसा अगर किया तो उसको शूट किया जा सकता है दूसरों के द्वारा। तो ये था 7 मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मली ये 7 जो फीचर्स है उसको याद कर लीजिए, आपको डेफिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ये 7 फीचर्स जैसे क्रिएशन ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मिसयू और बिश्यूड। तो ये सारे जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से आप लोग याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उस तरह से याद करें कि आप मेन टॉपिक्स खाली याद कर लीजिए, बाकी उसके अंदर का जो डिटेल है वो आप सिर्फ एक बार पढ़ के समझ लीजिए। आपको उसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट्स याद कीजिए, उसके अंदर का जो भी डिटेल्स है वो आप खुद से एक्सप्लेन कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये था डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी और साथ ही साथ उसके फीचर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में उनकी मदद ज़रूर कीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।